नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की, जहां बजट के अनुमानों पर चर्चा की गई। प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए, जिनका सीएम सैनी और कैबिनेट मंत्रियों ने जवाब दिया। इसके बाद बात करेंगे, सीएम ने सदन में बड़ी जानकारी दी है कि हरियाणा में आदर्श ग्राम योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है और 25 विधानसभा क्षेत्रों में योजना की राशि जारी भी कर दी गई है। विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। फिर आगे बताएंगे, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के बयान पर केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत में एक याचिका दायर की गई। इस पर 2 तारीखें भी पड़ी, लेकिन दोनों तारीखों में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नई तहसील भवन का उद्घाटन किया और विपक्ष पर बहराइच को उसकी पहचान से वंचित रखने का आरोप भी लगा दिया। इस खबर के बाद रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई की बात करेंगे, जहां विपक्ष की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया और HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला उठाया गया, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया। बात किसानों की भी करेंगे, जिनके आंदोलन पर पंजाब सरकार का डंडा चलता हुआ नजर आया है। शंभू और खनौरी दोनों ही बॉर्डर से किसानों के तंबुओं को उखाड़ दिया गया है। तो बिग न्यूज बिग शो में रहेगी नजर इन तमाम खबरों पर। आप बने रहे हमारे साथ। खबरों में सबसे पहले बात होगी हरियाणा विधानसभा की, जहां पर बजट सत्र चल रहा है। गुरुवार को बजट के अनुमानों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। सभी विधायकों ने अपने अपने इलाके के मुद्दे उठाए और सत्ता पक्ष से सवाल भी किए, जिसका सीएम नायब सैनी और सरकार के मंत्री विधायकों ने जवाब भी दिया। इसके अलावा कई और बिल भी पारित होते हुए नजर आए। देखें जरा। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, केवल जवाब टेबल्ड कर देने से बात नहीं बनेगी। आप कृपया करके हमारे इस रोड को जो है बनाने का काम करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जमींदारों की जमीन है उस जमीन को पूरा कर दे। सूचकवास में बहुत दिक्कत है और उस बाईपास को सरकार जल्दी से जल्दी बना देगी। सिर्फ आप उस ई भूमि पोर्टल पर जमीन को पूरी करवा देंगे। गुरुवार को भी हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी रही, जिसमें बजट के अनुमानों पर चर्चा हुई। तो वहीं प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। विधायकों ने अपने अपने इलाकों का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष से सवाल भी किए, जिसका सीएम नायब सैनी और सरकार के मंत्री विधायकों ने जवाब भी दिया। इसके अलावा कई अहम बिल भी पारित हुए। आज हमने विधानसभा के अंदर 5 विधेयक पारित किए हैं। महत्वपूर्ण विधेयक थे, चाहे पंचायत से संबंधित था, चाहे किसान से संबंधित था। हमने उन विधेयकों को पास किया है और कमेटियों की बैठकें हैं। अब कमेटियां अपनी बैठकों की रिपोर्ट देगी तो मेरा 27 तारीख को रिप्लाई होगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ग्राम विकास योजना को लेकर जानकारी है कि 25 विधानसभा क्षेत्रों में योजना की राशि जारी की गई है। विधायकों को 1-1 करोड़ की राशि जारी की गई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है, वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से, जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक सपना है कि हर सर के ऊपर छत हो, और आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख मकान देंगे।
और उस कड़ी के अंदर ये हमारा मजबूत कदम है कि 36,000 परिवारों की पहली किस्त आज 151 करोड़ रुपए की जारी हुई है। इसके लिए मैं इस महान सदन को अवगत कराते हुए उन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनका ये सपना आज पूरा हो रहा है। सदन में प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कचरे का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब कैबिनेट मंत्री रणवीर ने दिया। वो बहन जी अभी जमीन रह रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जिन जमींदारों की जमीन है उस जमीन को पूरा कर दे। सूचकवास में बहुत दिक्कत है और उस बाईपास को सरकार जल्दी से जल्दी बना देगी। सिर्फ आप उस ई भूमि पोर्टल पर जमीन को पूरी करवा दें। सारी रोड जो ठीक हो जाएगी, हमने उसकी स्वीकृति एस्टिमेट वगैरह पूरा तैयार हमने कर लिया है, उससे हम बना देंगे। आपको 6 महीने के अंदर अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बहादुरगढ़ गए थे बात रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया। अब वो झज्जर की तरफ से शुरू हो गया, मैं खुद गया था पीछे, शुरू हो गया होगा। बहरहाल कई मुद्दों पर हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष से विपक्ष के विधायकों ने सवाल किया, तो बेबाकी से सभी सरकार के नेता जवाब देते हुए नजर आए। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहली किश्त का वितरण किया। इस योजना के तहत पहली किश्त के तौर पर 45,000 रुपए प्रति लाभार्थी के खाते में भेजे गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई भी दी। मैं सभी उपायुक्त महोदय और हमारे सीओ जिला परिषद और हमारे एमडीसी के सभी अधिकारी बैठे हैं। अपने अपने जिला में आप वहीं पर ये किस्त जारी कर दें ताकि उनके खाते के अंदर ये राशि पहुंच जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए अब तक वेरीफाई किए गए लोगों के खाते में पहली किश्त डाल दी है। इस योजना के तहत पहली किश्त के तौर पर 45,000 रुपए प्रति लाभार्थी के खाते में भेजे गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। सभी लाभार्थियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था का अपना घर हो, जिसके लिए आप सब ने मेहनत की है। आज 36,000 लाभार्थियों के लिए 151 करोड़ की राशि दी गई है। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, जल्द ही वो बनकर तैयार हो जाएगा और उन्हें अपना घर मिलेगा। लाभार्थियों को किश्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात भी है कि आज हम प्रदेश के 36,000 ऐसे परिवार, जिन परिवारों का सपना घर हो अपना, उस सपने को साकार करने के लिए 151 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त आज जारी हुई है। ये किस्त जारी होते ही मेरे लिए तो बहुत ही आज खुशी की बात है। मैं खुशी का अनुभव भी कर रहा हूं और आज के इस अवसर पर मैं सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी बधाई देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जल्दी ही जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, वो मकान बन करके तैयार हो जाएगा और उन लोगों को अपना मकान मिलेगा। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि उनके भीतर में जो संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव हम करते हैं, यह अनुदान इस विश्वास को मजबूत करता है कि सही नीयत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती हैं और सही लाभार्थियों तक भी ये पहुंचती हैं और उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ कहा कि आज पहली किस्त जा रही है, फिर दूसरी और तीसरी किस्त भी जाएगी।
मुझे आज यह किश्त जारी करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि हम गांव और शहरों में 5 लाख मकान मुहैया कराएंगे। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 62 गाँव के 24,532 लोगों को लाभ दिया है। पात्र व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उनका मकान बन जाए, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76,000 लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई गई है। ये डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को ये बदलने का काम कर रही है। आज यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन है। इसके लिए अभी तक लाभार्थियों को जो 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये उपलब्ध कराई गई है। हमने भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों के 4,532 लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट आवंटित किए हैं। अन्य गांवों में भी जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार आर्थिक मदद के साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी दे रही है। सरकार ने मजदूरों के लिए भी औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की सुविधा बनाई है। उनके लिए वहां आवास बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे उन्हें सस्ती दरों पर आवास मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के बयान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी पहली सुनवाई 17 फरवरी को थी और दूसरी सुनवाई 20 मार्च को। और दोनों ही सुनवाइयों पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूरा मामला क्या है, जरूर देखें। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भाषण में यमुना नदी के पानी में हरियाणा पर जहर मिलाने का आरोप लगाया था, जिसका पूरे हरियाणा ने प्रबल विरोध किया था। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का जल पीकर अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया था। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई मुकदमे अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा में दर्ज हुए। तो सोनीपत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने का समन जारी किया, लेकिन तारीख पर तारीख अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहले 17 फरवरी और अब 20 मार्च, दोनों ही तारीखों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक कोर्ट से नदारद रहे। लिहाजा उनके वकील ने सोनीपत की कोर्ट पहुंच के 31 मई की अगली तारीख ली। इस पूरे मामले में सरकारी वकील का क्या कहना है, सुनिए। आज जो ना अरविंद केजरीवाल जी आज अपीयर नहीं हुए हैं और इसमें जो ना उनके एडवोकेट ने एक एप्लीकेशन फाइल की है कि भी ऑनरेबल कोर्ट का जो ना जुरिडिक्शन नहीं बनता और इसके लिए स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रखी हैं। तो हमने जो ना इसमें ये कहा भाई नेक्स्ट डेट पे आर्गूमेंट करेंगे और ऐसी कोई कोर्ट यहाँ डेजिग्नेटेड नहीं है जिसमें स्पेशली एमपी और एमएलए या कोई सीएम का कोई केस ट्रायल चले। इसमें जो ना नेक्स्ट डेट 31 मई 2025 लगी है। उसमें कोई वकील पेश हुआ था, उनकी तरफ से एडवोकेट अपीयर हुआ था, उसने एक एप्लीकेशन फाइल की है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही न्यायालय की अवमानना करते हैं और उन पर पहले से भी भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें वो जेल की हवा खा चुके हैं। जो इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा के लोगों पर, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री
जो ओबीसी समाज से आते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाने का काम किया था, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने इन चुनाव में दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की 48 विधायकों की सरकार भी दिल्ली में बनी है। और आने वाले समय में यमुना के जल प्रदूषण का जो मुद्दा केजरीवाल ने उठाया, उसको हमारी सरकार यमुना के जल को पीने लायक और नहाने लायक बनाने का काम करेगी। आज जिस प्रकार से जो भी कोई प्रदूषित जल सीधा यमुना नदी में गिरता है, वो वहां पर सिटी पे लगाने का काम करेंगे और यमुना के जल प्रदूषण को स्वच्छ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। बहरहाल एक बात तो तय है कि चुनावी लाभ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बयान तो दे दिया था, लेकिन ना ही इस बयान का उन्हें चुनाव में लाभ मिला और ना ही कोर्ट से राहत मिलती दिख रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आने वाले समय में माननीय न्यायालय कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नई तहसील भवन का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर बहराइच को उसकी पहचान से वंचित रखने का आरोप लगाया। वहीं गोंडा में सीएम योगी ने 1282 उद्यमियों को लोन वितरित किया और युवाओं की शक्ति को प्रदेश की ताकत भी बताया। सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच और गोंडा जिले के दौरे पर हैं। वहीं बहराइच में सीएम योगी ने एक नए तहसील भवन का उद्घाटन किया, तो इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास किया गया था। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आज आप देख रहे होंगे, ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी, वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गोंडा में सीएम योगी ने 1282 उद्यमियों को लोन वितरित किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी प्रदेश की शक्ति को आंकना हो तो वहां के युवाओं की शक्ति से पहचाना जा सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह की नींव को मजबूत करता है। किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है,
अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सीएम योगी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा और नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन था। सीएम योगी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया और भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब रुक कर रहे हैं वादियों का, यानी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सेशन चल रहा है और खूब हंगामा इस दौरान देखने को मिल रहा है। दरअसल हिमाचल विधानसभा का सत्र चल रहा है और गुरुवार को सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला उठाया, जिसे लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और सरकार की जांच प्रक्रिया में कई सवाल उठाए। इस पर चर्चा नहीं की गई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में खूब हंगामा हुआ। दरअसल सदन में HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले को उठाया गया। विपक्ष ने मामले को लेकर काम रोको प्रस्ताव रखा, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के सदन में दिए बयान पर हैरानी जताई और कहा कि आखिर सरकार CBI जांच क्यों नहीं करवाना चाहती। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी की मौत पर कई सवाल हैं, इसलिए विपक्ष ने सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हमने विधानसभा के अंदर पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा था कि CBI की जांच होनी चाहिए। CBI की जांच के लिए सरकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या आदेश देंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया बैठे बैठे स्पीकर साहब को, मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वहां से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो बोलने के लिए खड़े हुए, और रेवेन्यू मिनिस्टर का इस प्रकार से कहना कि CBI जांच क्यों करनी है, वो तो बोलते हैं आप लोगों के हाथ में है। CBI को कह रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो परिवार के लोगों ने मांग की है, उन्होंने कहा कि फिर इन्वेस्टिगेशन तभी संभव हो पाएगी जब CBI की जांच इसमें होगी, और हमने इस बात को लेकर विधानसभा के अंदर पहले भी कहा है। तो CBI के जांच के लिए आज भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और CBI की जांच के लिए उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कहा विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा न देकर सरकार की जांच प्रक्रिया में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसीलिए हम सब ने काम रोको प्रस्ताव जो है वो नियम सेट में दिया था, और इसलिए दिया था क्योंकि शुरू से ही ये HPPCL जो है विवादों के घेरे में रहा है, और एक पत्र बम भी निकला था जिसमें कई अधिकारियों के नाम थे, और जो परिवार के कहने पे, स्वर्गीय विमल नेगी जी के परिवार के कहने पे जो FIR की है आनन फानन में,
उसमें एक अधिकारी का तो नाम लिख दिया जो डायरेक्टर हैं देशराज, लेकिन दूसरे की जगह लिख दिया प्रबंध निदेशक। FIR रात को हुई, उस समय तक तो प्रबंध निदेशक नए आ गए थे, तो वो तो उन्होंने कहा था नाम लिखने को। तो क्या कारण है कि अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिजली बोर्ड के चेयरमैन तो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने जो है वो कल आदेश दे दिए कि जो ACS हैं ओंकार शर्मा जी, वो इसकी जांच करेंगे। वहीं सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि संदिग्ध मौत के मामले में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सरकार छुपाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन पर आखिरकार पंजाब सरकार भी उसी राह पर है जिसे लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से बार बार किसानों के आंदोलन का विरोध किया जा रहा था। बुधवार शाम खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के चल रहे आंदोलन पर पंजाब पुलिस का कहर टूटा। आंदोलनकारी किसानों को उनकी जगह से हटा दिया गया। बीते दिनों किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किसानों के आंदोलन पर एक्शन लिया है। यह रिपोर्ट जरा देखें। आखिरकार पंजाब की मान सरकार नींद से जाग ही गई। आर्थिक नुकसान और लोगों की आवाजाही में हो रही परेशानी की बात समझ में आ गई। तस्वीरें शंभू और खनेरी बॉर्डर की हैं, जहां पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कर दिया है। दरअसल 19 मार्च को अचानक पंजाब की भगवंत मान सरकार का रुख बदला, जो आंदोलनकारी किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल और सरवन सिंह पंढेर समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को भी उखाड़ कर फेंक दिया। आपको बता दें कि 19 मार्च को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के तुरंत बाद किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई, जबकि देर रात घटना स्थल पर बुलडोजर लगाया गया और बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी के नैतिक पतन का, वैचारिक पतन का और तथाकथित उनके कर्तव्य पंथ समझ का पतन है, और ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस की निंदा करती है और इसका पंजाब के लोग जवाब देंगे इनको। आप जन आंदोलनों को कुचलेंगे और अपनी पहचान आप जन आंदोलनकारी के रूप में बनाएंगे, और केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। या तो फिर मान को हटाएं या केजरीवाल जवाब दें इस बात का और माफी मांगे। 3-4 हजार सशस्त्र पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में धरती के भगवान किसानों के, जब वो सो रहे थे गहरी नींद, उन पे नृशंस बल का प्रयोग हुआ है। नृशंस बल का प्रयोग हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, बल प्रयोग किया गया है। डल्लेवाल को भी नहीं बख्शा गया, बुजुर्ग जो अनशन पे थे। देश की जनता देख रही है रात के अंधेरे में यह हमला, और इसकी सजा उन्हें मिली। वहीं किसानों ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भगवंत मान सरकार पर दी है और कहा कि अगली बार एक भी किसान भगवंत मान को वोट नहीं देगा। पहले तो जी मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है, वहाँ से हमारे वहीं किसान अरेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे पर हमला बोले इन्होंने, धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। नहीं, हमारे को कोई उम्मीद नहीं था ऐसे भी पुलिस हमारे साथ ऐसे धक्का करेगी कोई। ऐसे मार के इन्होंने हमारा ट्रैली तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, हमारा बहुत धक्का करे हमारे से। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है, इसको जड़ पट दिया ने भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार।
उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। क्यों, जो पर मंत्री हरपाल चीमा उसने कल सुबह यही बयान दिया था भी हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं भी जो हम ऐसे इनको उखाड़ेंगे या कुछ करेंगे, भी हम वैसे कर रहे हैं। ये पता तो था, सब मीडिया में आ गया था भी ऐसे करेंगे। वो इन्हें की चाल थी ये भी उधर हो जाएंगे, ये यहाँ ना आए, जनता भड़के ना, ये इसलिए इन्होंने सारी पूरी इनकी सियासत थी ये भी ऐसे करके इनको गुमराह करो तो ये ऐसे करो। ये देखेंगे अब क्या करेंगे, अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा ही है। अब तुम्हारे इनको पहले 2 दिन का टाइम देना चाहिए था। अब ये जो सा नुकसान हो गया इतना, इसकी भरपाई कौन करेगा। बीजेपी के पंजाब राज्य के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मान सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत किसानों को हटाया। जो खुद को किसान का नेता कहते हैं, आज वो बेनकाब हो गए हैं। जो कुछ भी कल हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। इन्होंने किसान का नाम लेके कुछ सो कॉल्ड जो लीडर अपने आप को किसानों का लीडर कहते हैं, उनको इस्तेमाल करके पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के भाईचारक साझ को जो आंच पहुंचाई है, जो इतने दिनों से बॉर्डर, जो चाहे खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है, वो बंद करा के रखा। एक नौजवान पंजाब के शुभकर्ण की यहाँ पे मौत हुई। इस सारे के जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार, सो कॉल्ड ये जो लीडर हैं, अपने आप को किसानों का नाम लेके अपनी दुकानें जो लोग चला रहे हैं, जिन्होंने किसान की नाम को इस्तेमाल करके एक किसान और व्यापारी के बीच में दरार डालने की जो कोशिश की है, और उसके साथ में पंजाब की जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो कि अब सिर्फ एक चीयर लीडर का रोल निभा रही है, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक रखे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आने वाले समय में विवाद और बढ़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और भगवंत मान सरकार सवालों के घेरे में है कि आखिर जो सरकार पहले किसानों का समर्थन करती थी, वो अचानक बैरी कैसे हो गई, और आखिर इतनी निर्दयता से किसानों के साथ कैसे पेश आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।